अपनी खेती बाड़ी में पैदा कर करके उस जमाने में भी मैं गांव में सब्जी उगाते थे, बाजार में बेचते थे, उससे और खर्चे चलाते थे। उन 700 रुपए से मैंने एक बढ़िया से चाय की दुकान खोली। चाय दुकान में खोला तब भी हम चाय बेचते थे। ये हमारे भारत का एक सौभाग्य है कि जो चाय बेचता है राजनीति में अच्छा नाम कमाता है। जिसके पास बिल्कुल पैसा ना हो, 7 करोड़ लोन बड़ी बात थी उस जमाने में। और 7 करोड़ से लोन मैंने स्टार्ट किया और 28 करोड़ तो लोन हो गया हमारा। एक टाइम ऐसा भी था जो मैंने 60 लाख रुपए महीने ब्याज मैंने 6-7 साल तक लगातार दी। और रोजगार भी दिलाऊंगा, व्यवसाय भी कराऊंगा, जॉब भी दिलाऊंगा, इस पर मैं बड़ा काम करता हूं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा है जिसपे पार्टी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। मैं तो बताऊं, पार्टी नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, कारण नुकसान करने वाले कौन लोग हैं? लेकिन अखिलेश यादव तो पूरे फुल मोड में है। वो कह रहे हैं हम रुकने वाले नहीं है इस मुद्दे पर। वो तो पूरा मोर्चा खोल दिए हैं। टुल्लू यादव पर खोले भाई, है तो टुल्लू यादव ने तो किया। नाम के आगे यादव लगना तो क्या गुनाह है आज के समय में? क्या टुल्लू यादव पर खोले? टुल्लू यादव पूरी गैंग थी इसमें, तो उन पर खोलेंगे, चंपारण तो खोल लेंगे। फिटनेस का राज क्या है? आप अपने आप पर जो पूरा समय 24 घंटे में 1 घंटा अपने ऊपर दे दिया तो निश्चित तौर से आपकी फिटनेस इस तरह बरकरार रहेगी। और आज मैं 62 साल का हो गया हूँ, योगा प्राणायाम भी करता रहता हूँ, तो मैं आगे जैसे भी हूँ और ऐसे 20 साल बाद भी आपको दिखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद श्रुति और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में एक ऐसे मेहमान मौजूद है जो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, कई इंट्रोडक्शन है उनके। और आज हमारे जो पॉडकास्ट में मेहमान है वो एक नेता है और लखनऊ एसआर ग्रुप एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा की कई समितियों के सदस्य भी हैं, जिसमें लोक लेखा समिति, विद्युत विनिमय और तमाम समितियां शामिल हैं। सीतापुर स्थानीय निकाय से एमएलसी, इतना सारा उनका इंट्रोडक्शन है तो आप जान ही गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पवन सिंह चौहान जी की। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में खास मेहमान है। आज हमारे पॉडकास्ट में चूंकि इतनी सारी चीजें संभाल रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो सिर्फ बात पवन जी आज राजनीति पर नहीं होगी, शिक्षा पर भी होगी, समितियों पर भी होगी और उत्तर प्रदेश के विकास पर भी होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल जो मुझे लगता है कि ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो सक्सेस कैसे हुई जरूर जानना चाहते हैं। और आपकी सक्सेस स्टोरी तो बिल्कुल अलग है। एक बिजनेसमैन, सबसे पहले एक साधारण जीवन जीने वाला एक लड़का, उसके बाद बिजनेस टाइकून और उसके बाद अब राजनीति में बड़ा नाम। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। 2-3 चीजें होती हैं। हकीकत में होता है कि जब आदमी अनवरत काम करता है, कंटिन्यू, तो उसका हमको लगता है कामयाब आदमी हो ही जाता है। मैं बचपन से लेकर के आज तक, बचपन मतलब मैं 12 साल की उम्र से मैं मेहनत करना शुरू कर दिया था और आज मैं 62 साल का हो गया हूँ, तो 50 साल से पीछे अनवरत, बगैर रुके, बगैर थके 15 से 18 घंटे काम करने की हमारी आदत में है। अब जो 15 से 18 घंटे काम करेंगे, निश्चित तौर से जब कभी मैंने कोई छुट्टी नहीं लिया, और भगवान की कृपा है कि बहुत सारे प्रिकॉशन लेता हूँ और स्वास्थ्य को भी विशेष जागरूक रहता हूँ, योगा प्राणायाम भी करता रहता हूँ और अपने इंद्रियों पर खासकर कंट्रोल भी रहता है कि हमको खाना क्या है, हमको बिना क्या है, सोना कब है। तो उसकी वजह से हम स्वास्थ्य को भी विशेष ध्यान देते हुए अपने आप को यहाँ तक मेंटेन कर पाए हैं। और जब स्वस्थ तन रहता है तो स्वस्थ मन रहता है, जब स्वस्थ मन रहेगा स्वस्थ विचार आएंगे। तो मुझको लगता है उसकी वजह से मैं लगातार अच्छी पुस्तक, अच्छे लोग, अच्छे वीडियो, अच्छे लोगों के साथ में रहने की प्रवृत्ति रही हमारी। और ये भगवान की कृपा रही हम पर कि हमको ऐसा माहौल मिलता बन गया और होता भी है। जो जैसा आप ढूंढेंगे, जैसा आप चाहेंगे, वैसे आपको मिल ही जाएगा, मिल जाता भले लेटेस्ट भी मिलेगा निश्चित। तो ये मानते हैं कि आपके, अच्छा अभी आपने जब बताया कि आप 62 साल के हैं, तो मुझे लगता है जो भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो ये नहीं समझ पाएंगे कि आप 62, आपने बता दिया तो मान गया कि 62 है। तो ये आपकी जो जर्नी रही है कि आपने खुद पर भी ध्यान रखा और साथ साथ कि कैसे आगे बढ़े, कैसे सीढ़ियां ऊपर चढ़ते रहे, तो थोड़ा संघर्ष की जर्नी के बारे में बताइए। 2 चीजें बताऊं। जब मैं बचपन में पैदा हुआ, मतलब जब पैदा हुआ तो जाहिर बात है कि हमारे जिम्मेदार खानदान में पैदा हुआ। हमारे घर का वातावरण, घर की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी से संपन्न थे और अच्छा समाज में नाम था। धीरे धीरे हम बड़े पले और बढ़ते गए। जब हम लोग जो 4 से 5 साल के रहे होंगे, तो हमारे ताऊ जी गाँव के प्रधान थे, वो फैसला करने गए थे। वो फैसला करने में सुबह 7:30-8 बजे का फैसला हो रहा था। 2 आपस में गुट ने झगड़ा किया और आपस में 2 मर्डर हो गए वहां पर। तो ताऊ जी भी भागे
जैसे गांव में होता है कि पटीदारी में हाँ हाँ कि एक दूसरे को थोड़ा पसंद नहीं करते, एक हाँ। दूसरे को थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से ताऊ जी का तो चलो वहां पर थे, फैसला कर रहे थे। पिताजी हमारे एक उस जमाने में परचून दुकान हुआ करती थी, वहां बैठे हुए थे, और जब उनका मर्डर हुआ तो उनके घर गए भी, अच्छा। और पूरी उनके दाह संस्कार में शामिल हुए। फिर उनके वो एक गांव में जैसा होता है कड़सी पर, हाँ, हाँ कड़सी कड़सी में में गए जाना, भी, हाँ। और रात भर वहीं रुके, जो भी खाना पानी हुआ घर से बनवा करके लेके गए, सब खिलाया पिलाया। लेकिन उसी में किसी ने कहा कि यार होता नहीं होता, जिसको चिढ़ते तो पूरे गांव में उसको क्या करते पूरा कि हाँ पूरा उनका परिवार को कहीं ना कहीं नष्ट करो, या नष्ट परिवार कर को दो, हाँ। नीचा दिखाओ। तो उसके वजह से हमारे पिताजी का भी नाम लिखा दिया गया 5-6 दिन के बाद। हम्म, तो वो पिताजी बेचारे हमारे इतने सीधे साधे थे कि वो पहले तो बड़े घबराए और बड़ा अनकंफर्ट फील किए, बाद में लेकिन जैसा आदमी दुख डालता फिर आदमी उसी को शक्ति दे देता सहने की। पिताजी 14 साल जेल में रहने के बाद में रहे, उसकी वजह से हमारे लोग बचपन बड़ा दुर्दशा या बहुत ही तंग हाल में, हमारा मुफलिसी में हमारी जिंदगी जीना शुरू हुई। हमको लगता क्लास 5th-6 में पहुंचे होंगे हम, तो 2 रुपये फीस जमा करनी होती थी, तो 2 रुपये फीस जमा करने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। ये स्थितियां खराब हुई, लेकिन हम भगवान की कृपा मानेंगे कि हम अपनी हिम्मत कभी नहीं हारे, और अपनी खेती बाड़ी में पैदा कर करके उस जमाने में भी मैं गांव में सब्जी उगाते थे, बाजार में बेचते थे, उससे और खर्चे चलाते थे। फिर धीरे धीरे और बड़े हुए, जब क्लास मैं 9th में पहुंचा तो मैं एक चाय की दुकान खोलने के लिए 700 रुपए सब्जी जी बेच बाच करके मैंने इकट्ठा किए। उन 700 रुपए से मैंने एक बढ़िया से चाय की दुकान खोली, जिसमें आप कल्पना करिए उस जमाने में दूध और चीनी, 5 लीटर दूध और 2 किलो चीनी, 250 ग्राम चाय पत्ती और 12, 18 या 24 गिलास मैंने लिए थे, और उसी से चाय दुकान मैंने खोल दिया। और चाय दुकान में खोला तब भी हम 4 आने चाय बेचते थे, 25 पैसे, मतलब 4 आने मतलब 25 पैसे की चाय बेचते थे। लोग 30 पैसे की बेचते थे, तो मैं 54 बेचना शुरू किया। लोग हमारे यहाँ कस्टमर आने शुरू हुए, मैं एक ही महीने में करीब करीब 5 लीटर से हमारी सेल 85 लीटर दूध मैंने एक दिन में लेना शुरू कर दिया। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार बड़ी अच्छी सेल हो रही थी, और भाव बड़े भाव से चाय पिलाते थे। ऐसा नहीं कि कोई आए तो हम चाय ऐसे पिला दें, बड़े हर एक चीज साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था रखते थे, अच्छा पानी पिलाते थे, पर सम्मान करते थे, और फिर दिन चाय पिलाते थे। तो वो आदमी हमारे यहाँ, सारा कस्टमर हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग आना शुरू कर दिए। कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और 6 महीने में मैंने 7,000 रुपये कमाए। उस 7,000 रुपये से परचून दुकान मैंने खोली। जब परचून दुकान खोली तो निश्चित सी सुबह सबसे पहले खोलते थे, सबसे बाद बंद करते थे, क्योंकि मेहनत करना था। और दूसरा ये भी था कि हमारे पास सारे सामान बहुत ही कम प्रॉफिट में और उच्चतम क्वालिटी का सामान रखने के मैं पहले दिन से मैंने कोशिश किया, जिसकी वजह से हमारे सेल में अभूतपूर्व हमारी सेल बढ़ी हमारी, जिसकी वजह से मैं कई एजेंसियों का मैं मालिक बन गया। उस जमाने में हिंदुस्तान लीवर और लिप्टन और बुरबान ये सब अलग अलग हुआ करते थे, तो सब एक ही हो गए, और एक ISP ब्रांड आता था MNC का। मैं 4 ब्रांड मैंने लिए, एजेंसी लिया, और उसकी भी सेल मैंने लगातार मैंने सेल बढ़ाते गए। इतनी बढ़ा दी कि पहले मैंने एरिया टॉप किया, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, फिर मैंने यूपी टॉप किया, यूपी टॉप करने बाद फिर मैंने इंडिया टॉप किया, इंडिया टॉप करने बाद फिर मैंने एशिया टॉप किया। तो हिंदुस्तान लीवर की लगभग 400% जो मैंने ग्रोथ दी, जिसकी वजह से मुझको सिकंदर आजम का खिताब मिला। हाँ, उस जमाने में सिकंदर आजम का खिताब मिलना। और उस वक्त दूरदर्शन चला करता था, तो दूरदर्शन ये 90 के बाद आसपास है, 1991 की बात है। दूरदर्शन पर हमारा आधे घंटे का लगातार 3 दिन तक इंटरव्यू आया। तब एक बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि बक्सलाब पर रह करके, बक्सलाब छोटे से एरिया हमारा पड़ता है, कस्बा पड़ता है, वहां पर रह करके अगर मैं एशिया टॉप कर सकता हूँ तो जाहिर बात है कि एक अंदर से एक हुनर पैदा हुआ। और फिर मैंने देखा कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस या बहुत ज्यादा प्रॉफिट और मार्जिन आपको नहीं देती। ये घुमा फिरा कर को आपके दायरे में रखती है। आपको लगता है आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन घटता जाएगा। इन लोगों का एक बड़ी बड़ी अच्छी सोची समझी, बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, प्लानिंग उनकी उस तरह से स्ट्रेटजी अलग ही होती है, प्लानिंग होती है, और लोग उसमें फंसे रहते हैं, सारी जिंदगी करते रहते हैं। हम लोग यही खुश रहते हैं कि हमारे टर्नओवर अच्छा हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि उनको मैंने बहुत जल्दी समझ लिया, और समझ लेने के बाद 2 ही साल के अंदर मैंने 2 साल का लगभग मैंने फिर उनको एक साथ चारों को मैंने रिजाइन कर दिया एक साथ, कि यार ये कोई बढ़ने देंगे नहीं, हमको इसमें उलझाए रहेंगे। फिर मैंने और बहुत सारे काम किए, फिर मैंने भट्ठे खोले, फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल।
इस तरह करते एक भट्ठा बढ़ाया, 2 भट्ठा, 3 भट्ठा, 4 भट्ठा करते करते कई भट्ठे हो गए। फिर उससे कुछ पैसे कमाए, फिर और काम करते गए। और निश्चित से जो मैं काम करता था बड़ी ईमानदारी, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से करता था। और उसका ये बेनिफिट रहा कि जो भी मैंने आज तक काम किया, 18 से 20 बिजनेस मैंने किए होंगे, 18 के 20 बिजनेस में मैं टॉप पर रहा, कहीं पर सेकंड पोजीशन में रहा ही नहीं। ये भगवान के कृपा है कि सब सक्सेस रहे। और मुझको लगता कोई भी हिंदुस्तान में हो चाहे फॉरेन में हो, कोई भी अच्छी नीयत और नियत से कोई बिजनेस करेगा तो मैं चैलेंज करता हूं कि निश्चित तौर से सक्सेस ही होगा। हाँ, उसमें कोई हमारा सक्सेस करने में कोई जो हमारा प्रयास होने चाहिए, जो रणनीति होनी चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, जो हमारा भाव होना चाहिए, वो बड़े पवित्र भाव होना चाहिए। निश्चित आप तरक्की करेंगे, वो अच्छी तरक्की करेंगे। अच्छा पवन जी, अभी आपने एक बात बताई कि चाय बेचने से आपने शुरू किया। ये हमारे भारत का एक सौभाग्य है कि जो चाय बेचता है राजनीति में अच्छा नाम कमाता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया तो क्या माने अब ये चाय बेचने वाला अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहाँ तक देखता है? तो उत्तर प्रदेश राजनीति में हूँ, विधायक भी बना हूँ, भगवान की कृपा है। ये मैं बताऊँ, सच बताऊँ तो हमारा तो राजनीति से शुरुआती दौर में जब आदमी संघर्ष करता है, रोटी जूझता है, तो इधर सोच ही नहीं पाता उससे हट करके। लेकिन हम काम करते गए, काम करते करते उसका प्रतिफल ये रहा कि हम अपने काम को, जो भी, अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोला पहले, सबसे पहले ये 2009 में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। उस वक्त पैसे भी नहीं थे हमारे पास, लेकिन हम जोड़ तोड़ करके इधर उधर लेकर के बहुत बड़ा लोन लिया था। उस जमाने के हिसाब से 7 करोड़ बड़ी लोन थे हमारे लिए, जिसके बाद बिल्कुल पैसा ना हो, 7 करोड़ लोन बड़ी बात थी उस जमाने में। और 7 करोड़ से लोन मैंने स्टार्ट किया और 28 करोड़ तो लोन हो गया हमारा। एक टाइम ऐसा भी था जो मैंने 60 लाख रुपए महीने ब्याज मैंने 6-7 साल तक लगातार दिए। 60 लाख रुपए पर मंथ सिर्फ ब्याज 2 लाख पर डे। आंखें खोलो, 2 लाख गया। और फिर भी हमारी भगवान की कृपा बनी रही कि हम एनपीए खाता नहीं होने दिया। ये मैंने ठान लिया था कि हमारा किसी भी कीमत पर खाता एनपीए नहीं होना चाहिए। उसके लिए पूरी शिद्दत से लगता था और भगवान कहीं ना कहीं इज्जत बचा देते थे। सही बात थी, इज्जत बचा देते थे, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो। नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बड़ी जद्दोजहद होती थी। ऐसा नहीं कि वो तो आसानी से मिल जाता। कभी कभी लगता था अब तो गई सही कह रहे हैं। फिर बच जाती थी इज्जत, नहीं अब तो ठीक है। तो मैं सम्मान पूर्वक काम करते गए और उसका प्रतिफल ये रहा कि लगातार इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे, हमारे 4-5 हजार बच्चे हो गए। फिर मैंने 2010 में 2015 में मैंने 2010 में मैंने SRM बिजनेस स्कूल को डाला। फिर 2015 में मैंने SR ग्लोबल स्कूल डाला। SR ग्लोबल स्कूल में मैंने, आप लोगों ने कहा था कि 400-500 बच्चे पहले साल आ जाएंगे, हमारे पहले साल बच्चे 1500 आ गए। फिर अगले साल 2-2-2,500 और आ गए, 4000 बच्चे हो गए। इस तरह करते करते 4 साल में हमारे पास 9000 बच्चे आ गए। वो 9000 बच्चे, इस पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा एक सिंगल स्कूल नहीं होगा जहां पर 4 साल में 9000 बच्चे आकर के पढ़ने लगे। और बच्चे भी आते थे सराउंडिंग 75 किलोमीटर सराउंडिंग आते थे। अप एंड डाउन 150 किलोमीटर हो जाता, मतलब 150 किलोमीटर आना जाना पर डे बच्चे। वो आज भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। तो उसके पीछे कारण ये भी है पवनिया कि जो है आपके उस पूरे एरिया में बहुत अच्छे स्कूल है भी नहीं। जब आपने अपना स्कूल खोला तो लोगों को लगा कि हाँ ये स्कूल में जहाँ। मैं 2 चीजें बताऊं, हमारे स्कूल बहुत सारे स्कूल हैं। अच्छा, मान लीजिए हमारे एरिया में नहीं थे, हमारे यहाँ बच्चा पढ़ने आता है SGPGI से। अच्छा, PGI से भी? SGPGI से और आगे तेलीबाग। ठीक, हमारे बच्चा पढ़ने आता है सरोजिनी नगर से, अमोसी एयरपोर्ट से। हमारे यहाँ बच्चा पढ़ने आता है, स्कूल आपका बीकेटी में। बच्चा हमारे पढ़ने आता है गोमती नगर से। 1-2 नहीं, सैकड़ों बस चल रही, आप देखते होंगे रोज यहाँ के लिए। ठीक है, हमारा गोमती नगर विस्तार से बच्चा पढ़ने आता है। हमारा बच्चा पढ़ने आता है चनाहट से। हमारा बच्चा आता है सीतापुर से पढ़ने। सीतापुर एटलीस्ट 170 किलोमीटर आराम से। ठीक है ना। बच्चा पढ़ने आता है बिस्वा से, बच्चा पढ़ने आता है नैमिषारण से, बच्चा आता है माल मलिहाबाद और वहाँ अतरौली से, संडीला से। पर डे अप डाउन करता है बच्चा हमारा। अब कल्पना करिएगा, जो इतने बड़े एरिया में तो सब जगह स्कूल, मतलब गेट खोलते हैं लोग और सामने स्कूल है। जो लखनऊ में हर मोहल्ले में 10 स्कूल, फिर भी बच्चा पढ़ने हमारे आता है। इसका मतलब ये है कि मैं जो देता हूँ, मैं शिक्षा, संस्कार, रोजगार। शिक्षा के साथ मैं संस्कार देता हूँ। शिक्षा के साथ मैं बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाता हूँ। बच्चों को कोई भी स्पोर्ट्स, आप क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, खो खो खेलो, कबड्डी खेलो, हमें सब खेलो नहीं, खिलाना कंपल्सरी।
हर बच्चे को डांस भी सिखाता हूँ, हर बच्चे को म्यूजिक सिखाता हूँ, हर बच्चे को स्विमिंग सिखाता हूँ। सर्वांगीण विकास की जो परिभाषा है वो स्कूल में आपके हो रही है। परमानेंट तो कंपलसरी है, ये नहीं कि कबड्डी लड़कियां कहेंगे हम नहीं खेलेंगे, खेलना आपको। अच्छा, उन स्कूलों के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद इस फील्ड से हैं, हाँ। जो आजकल सिर्फ कंपटीशन की दौड़ में है, क्योंकि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल है इस समय जो सिर्फ एकेडमिक पर ही फोकस कर रहे हैं। उसमें क्या है कि बच्चा सिर्फ दिन रात किताब को लेके रटने में, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि उसको पास होना है, वो अपना क्या उसको अपना विकास करना वो सब भूला जा रहा है। कई ऐसे स्कूल है हमारे लखनऊ में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लखनऊ शासन में पूरे प्रदेश पूरे देश बात कर रहा हूँ। आपने कोटा नाम सुना होगा? हाँ, कोटा में कैसी रोज घटना बस सुनने मिलती वही चीज है। कारण हम जब तक का बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं खेलेगा, या स्पोर्ट्स या डांस हो या स्पोर्ट्स हो या म्यूजिक हो, कोई भी जो उसकी जहां पर उसको प्लेजर महसूस हो, जब तक वो नहीं करेगा तब तक का बच्चा सर्वांगीण डेवलपमेंट हो नहीं सकेगा। हमारा डोपामाइन जो होता है ना वो बढ़ेगा, जब बढ़ेगा ना तो डिप्रेशन से शिकार रहेंगे। मार्क्स कितने भी पा जाए, हम 98% आपने देखा होता, 90%, 95%, और वो भी बच्चे उनको नहीं, आजकल आप देखिए भी ना कई बच्चों को हाँ। कि 18, 98, 99% ला रहे, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी ग्रूमिंग नहीं है, बच्चे में कोई ऐसा नहीं है ना। ग्रूमिंग के साथ साथ में उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। बच्चा डरा सहमा सा बस मार्क्स के दिमाग घूम रहा है कि कैसे इस बार हमारा 98 आ गया, अगली बार 99% कैसे लाएंगे। अरे भाई जिंदगी जियो, पहले हम अपने आप को स्थापित करें, हम अपने आप को मजबूत बनाए। विवेकानंद साफ साफ कहा करते थे कि पहले हम शरीर से स्वस्थ रहे, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन से मजबूत रहेंगे और कॉन्फिडेंस से जिंदगी जिएंगे और अच्छे विचार आएंगे हमारे अंदर। वरना हम कितना पढ़ लिख जाए और कितने बड़े पैसे वाले हो, इतने निगेटिव विचारधारा वाले सोच नहीं सकते हो। एक मड़ैया में रहने वाला कितना व्यक्ति खुश रहता है, एक जो जिसने अपनी बड़ी आलीशान कोठी बना रखी है सैकड़ों करोड़ अरबों रुपए में, कितना तनाव नींद नहीं आती। तो हमारा खुशी का पैमाना बड़ा तेजी से चेंज हो रहा है, ये बड़ा खतरनाक है। हमारे पढ़ाई करने का तरीका जो पेरेंट्स आजकल के हैं वो पड़ोस को देख करके, अरे भाई हर बच्चे की टैलेंट अलग अलग होता है। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई स्विमिंग में अच्छा है। वो जो जहां उसको मजा आता है, जहां उसको अच्छा लगता है, उस पर फोकस करो और बच्चे को भी अपने जो भी उसको पसंद है उस पर स्ट्रीम पे लेके जाए। वो ये नहीं कि यार हम बस ऐसे मजे लेके खेल रहे हैं, मजे लेके हम सीख रहे हैं, मजे लेके सिंगिंग कर रहे हैं, मजे लेके स्विमिंग कर रहे हैं, नहीं। उसमें भी हमारा नाम कम से कम नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हो तो हमारा लगता है कि हाँ मैं काम करता हूँ या उसको देख रहा हूँ। और निश्चित तौर से बच्चे अगर अपने आप को ठान ले मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, निश्चित तौर पर पेरेंट को भी, लगभग पेरेंट 90% पेरेंट आपको सपोर्ट करते हैं। 10% पेरेंट वैसे होते हैं जो लोक लाज के चक्कर में अपने बच्चों को सपोर्ट करना भूल जाते हैं, सपोर्ट ही नहीं करते हैं, और लोगों के दिखाए हुए के चक्कर में लोगों के कमेंट पास जो कर देते हैं, लोग बोल देते हैं, पड़ोस को बोल देते हैं, घर के बोल देते हैं, वो अच्छे वे में बोले हैं, खराब वे में बोले हैं, पेरेंट्स को पकड़ करके अपने बच्चे के फ्यूचर से खिलवाड़ कर डालते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है। अच्छा पापा जी, आपने अपने टैलेंट को कब पहचाना कि SR ग्लोबल के बाद अब जो राजनीति में भी हमारा टैलेंट हो सकता है और मैं आगे जा सकता हूँ? ये टैलेंट तो मैं इसको नहीं कहूंगा, मैं सेवा कहूंगा। मैं जब कॉलेज बड़े ईमानदारी से चलाते थे और चलाते हैं आज भी, तो होता क्या, मैं सेवा भाव हमारे अंदर भगवान की कृपा बड़ा अच्छा है। तो मैं सबकी सेवा भी करता हूँ, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति आ जाए, चाहे किसान आ जाए, चाहे मजदूर आ जाए, चाहे बेटियां आ जाए। मैं एक बड़ा काम करता हूँ, पिछले लगभग 2011-12 से मैंने एक बड़ी एडमिशन सेल के साथ साथ में एक मैंने प्लेसमेंट सेल, बहुत बड़ी सेल बनाई है, जिसमें 10-12 लोग हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों से और छोटी कंपनियों से टच में रहते हैं। प्लेसमेंट अच्छा है आपके? नहीं, प्लेसमेंट हमारे बच्चों की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी प्रदेश भर के बच्चों को मैं आपके मंच के द्वारा, आपके चैनल द्वारा मैं बोलना चाहूंगा, इस प्रदेश में कोई भी बच्ची या कोई बच्चा बेरोजगार है और रोजगार करना चाहता है या जॉब करना चाहता है, चाहती है, तो निश्चित तौर से SR ग्रुप आपको सपोर्ट करेगा। मैं इसी पे काम करता हूँ और रोजगार भी दिलाऊंगा, व्यवसाय भी कराऊंगा, जॉब भी दिलाऊंगा, इस पर मैं बड़ा काम करता हूँ। अच्छा, बेरोजगारी तो इस समय हमारे देश की बड़ी समस्या है, तो मुझे लगता है आपकी बात सब सुनना भी चाहेंगे कि कैसे ये फंक्शन करता है ये पूरा, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगा। जितने स्किल्ड व्यक्ति हैं आज भी हमको नहीं मिल रहे हैं और किसी को नहीं मिल रहे। स्किल व्यक्ति हर कंपनी, क्या स्किल की कमी है? अच्छा आप बताइए, आपके यहाँ इतने आपका बढ़िया सा चैनल खोल रखे हैं, बढ़िया सुंदर सा ऑफिस बना रखे हैं, आपके यहाँ कोई कैसे कमी होगी, कभी फोटोग्राफर नहीं मिल पा रहे होंगे, कभी एडिटिंग वाला नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, मिल पाते हैं क्या? बिल्कुल अच्छे व्यक्ति मिल पाते हैं, आप बताओ। सही, बिल्कुल आज भी अच्छे वक्त कितनी कमी। तो ये बड़ी समस्या है कि हमारे
व्यक्ति हम नौकरी तो करना चाहते हैं, पूरे मन से नहीं करना चाहते हैं। अच्छा सा ऑफिस होना चाहिए, रंगबाजी हमारी होनी चाहिए, अच्छे से हाँ बेल दबाओ, आदमी पानी लेकर खड़ा हो जाए, मेहनत नहीं करना मेहनत चाहता। नहीं करना चाहता। ये बड़ी समस्या हमारे साथ युवाओं के अंदर आजकल। जब मैं चाय बेच करके, सब्जी बेच करके, चक्की, धान मशीन, स्पिलर चला करके मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, आप तो बड़े संपन्न व्यक्ति हैं पैकेज भाई, तो हाई आप चाहिए लेकिन मेहनत नहीं। मेहनत नहीं करना चाहेंगे। हाँ, और दूसरा है कि हम पहले शुरुआत तो करें। हमारा बस सभी युवाओं से ये विनती है कि भाई तुम आप शुरुआत करो, छोटी करो, बड़ी करो, जो आपको जिस तरह हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से शुरुआत करेंगे, निश्चित एक दिन आप अच्छे बनेंगे। अच्छा भैया, जैसे आपने बताया कि कभी 2 रुपए की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, तो उसके बाद आज आप लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। क्या जो एसआर, जो आपका ग्लोबल पूरा इंस्टीट्यूट है, इसका आने वाले 5 सालों में क्या आपका विजन है इसको लेकर? देखिए अभी तो हमारे बता दूं आपका, परिश्रम वर्ग में 17,000 स्टूडेंट है आज की डेट में, 17,000 बच्चे। 17,000। हाँ, 17,000 बच्चे एक कैंपस में, ठीक। और ये भगवान कृपा है कि 17,000 बच्चे और उनकी सेवा करने का, उनको संस्कार देने का, उनको शिक्षा देने का, उनकी अच्छी आदतें डेवलप करने का, और बहुत सारे जो उनकी स्किल होनी चाहिए सिखाने का मौका मिल रहा है। तो होता क्या है कि हम कोशिश करेंगे कि अभी आने वाले टाइम पर हमारा अभी विश्वविद्यालय हमारा हो गया है भगवान कृपा से, तो आने वाले टाइम पर एक बड़ा क्राउड आएगा पूरे देश से और पूरे विश्व से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो उस क्राउड को भी मैं संस्कार, पहले संस्कृति हमारी कैसी है, वो विरासत हमको जो मिला हुआ है उसको पहले हम लोग मेंटेन करेंगे। निश्चित हम पहले अच्छे इंसान बने, हम अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, हम अच्छे एडवोकेट बनेंगे, हम अच्छे डॉक्टर बनेंगे, हम अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, हम अच्छे टीचर बने, हम जो बने वो अच्छे बनने की कोशिश करें। निश्चित तौर से जो अच्छे इंसान बनेंगे सब अच्छे अपने आप हो ही जाएंगे, चाहे जिस विधा में जाएंगे। तो मैं इस बात को मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि जितना बड़े संस्थान के साथ साथ में हम शिक्षक हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारा पूरा एसआर परिवार हो, मैं मानता हूँ 2 से 2,500 आदमी और बात होगी, लगभग 20,000 लोग रोज रहते हमारे कैंपस में, रहते 20,000 20,000 लोग सामने जब देखता हूँ तो दिल गदगद हो जाता है कि यहाँ रहा क्या जा रहा, वो अलग बात है। तो उनके साथ में बैठ करके बातें करने का, इनके साथ बैठ करके गाइड करने का, उनके साथ बैठ करके मदद करने का जो खुशी मिलती है अंदर से, वो कहीं नहीं मिलती दुनिया में। तो मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति साथ साथ में अगर जो हर व्यक्ति को अपने जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी हमारी क्या है, अगर उसको समझ ले, चाहे किसी भी पद पर बैठे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप राजनीति कर रहे हो, और चाहे मीडिया में, अकाउंटेबिलिटी अगर आपने संभाल लिया, जिम्मेदारी आपने ले लिया, उस जिम्मेदारी से काम करना शुरू कर दिया, निश्चित तौर से आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान में विशिष्ट तो आपका स्थान होगा, ये मैं दावा करता हूँ। अच्छा पवन जी, एक जनरल एक अवधारणा ऐसी है कि जब कोई उद्योगपति राजनीति में जाता है तो उसके पीछे उसका अपना बिजनेस प्रॉफिट और वो सब देखते हुए जाता है, तो इस धारणा को आप किस तरह से देखते हैं? इसको मानते हैं कि मैं नहीं? 2 चीजें मानता हूँ, मैं आपसे बताऊं, स्पष्ट बताऊं, मैं तब तक का राजनीति नहीं आऊं तब तक का हमारा बेटा संभालने वाला नहीं हो गया। जब हमारा बेटा, हमारी बहू, दोनों लोग अपने पैरों पर खड़े होकर के वो पूरी तरीके से बिजनेस को संभाल लिया और संभालने के लिए और दिन पर दिन अपने आप को अपडेट करना शुरू कर दिया, तब मैं राजनीति में आया हूँ। वरना पहली प्रायोरिटी हमारी थी कि अगर जिन पेरेंट्स ने हम पर भरोसा किया है उनके साथ, उनके बच्चों के साथ कभी भी कोई लापरवाही न हो सके, क्योंकि वो एक वस्तु नहीं है, वो एक इंसान है। और जब तक हमको मैं अपना मानता हूं कि अगर 17,000 बच्चे हैं, उन बच्चों में 1700 भी बच्चे को मैंने अगर एक अच्छी जिंदगी जीना, अच्छा इंसान बना दिया, तो वो इस भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ये पक्का जान लीजिएगा। वो किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करे, हाँ, लेकिन वो भूमिका निभाएगा। मैं उस तरह के भारत को देखना चाहता हूँ, इसलिए उसी तरह के बच्चों को मैं तैयार कर रहा हूँ जो अपने राष्ट्र से प्रेम करें, अपनी विधा से प्रेम करें, अपनी विरासत से प्रेम करें, अपनी संस्कृत से प्रेम करें, और हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार दिखाएंगे कि मैं भारत का वासी हूँ। इस टाइप का मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक हम बात कर रहे थे कि पवन जी एसआर ग्रुप के ग्लोबल के चेयरमैन, अभी एमएलसी, तो बतौर एमएलसी आपकी प्राथमिकताओं में क्या ज्यादा आता है, शिक्षा, बेरोजगारी या बुनियादी ढांचा? हाँ, मुझको लगता है कि जैसा आप बता रहे थे बुनियादी ढांचा, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बुनियादी ढांचा जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 12 साल में हमारी भारत सरकार और 9 साल से उत्तर प्रदेश सरकार, ये दोनों सरकारें आपने देखा होगा कितनी महत्वपूर्ण तरीके से और बगैर भ्रष्टाचार के, बगैर किसी भेदभाव के लगातार काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारा
चाहे हम जल, नभ और थल, तीनों पर बड़ा काम किया है भारत सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार इस पर काम कर रही है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, रोड को लेकर देखिए, जितना हमारे पिछले 70-71 साल में देश ने रोडें बनाई थी या प्रोग्रेस किया था हाईवे को लेकर के, उससे जस्ट लगभग उन्होंने मान लीजिए 4 लाख किलोमीटर बनाया, तो हमारी सरकार ने लगभग 7.5 लाख किलोमीटर बना दिया, मतलब लगभग दूना तो रोड बना दिया। हमारे जो एयरपोर्ट थे, एयरपोर्ट तो आप पहले मान लीजिए एयरपोर्ट थे हमारे पास 64 आसपास हमको लगता एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज वो लगभग डबल से ज्यादा हो गए हमारे पास। इसी तरह हमारा हॉस्पिटल अपने उत्तर प्रदेश में पहले 44 हॉस्पिटल हुआ करते थे, आज करीब 83 हॉस्पिटल है। 75 डिस्ट्रिक्ट है लेकिन हॉस्पिटल हमारे 83 हो गए। तो इसी तरह हमारा हर एक क्षेत्र में हमारे किसान कितने समृद्ध हो गए। किसानों के लिए बहुत तरह तरह की इनको योजना दी जा रही है, चाहे हमारे किसान सम्मान निधि हो, उनको किसानों को चाहे उर्वरक को लेकर के हो, चाहे पेस्टिसाइड लेकर के हो। अब तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार बिल्कुल ठान लिया है, हकीकत प्राकृतिक खेती होनी चाहिए, जिसमें दलहन और तिलहन ये दो चीजें हमारी जब खेती करेंगे तो हमारा पानी का कंज्यूम बहुत कम होगा। जैसे वो अगर जो हमारा 1 किलो धान पैदा करने में मान लीजिए 50 लीटर पानी लगता है, तो ये हमारा अगर दलहन में 1 किलो चाहे अरहर पैदा करें, चाहे उड़द पैदा करें, और चाहे कोई दाल पैदा करें, मसूर दाल पैदा करें, उसमें मुश्किल से 10% मतलब 5 लीटर लगेगा, मतलब 90% हमारा पानी सेफ होगा, सेफ रहेगा। ठीक है, ये हमारा ये बड़ी बात है। दूसरा, हमारे पास पेस्टिसाइड नहीं लगेंगे प्राकृतिक खेती करने से। हमारा जो ये सब यूरिया, डीएपी, ज्यादा पेस्टिसाइड करने से जो हम लोग क्या करते हैं बाहर से आयात करते हैं, जितनी खादें हैं, रासायनिक खादें हैं, वो रासायनिक खादों का कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा, एक देसी गाय पाल लेने से 5 एकड़ में खेती की जा सकती है, और उसी गौमूत्र से उसमें घन जीवामृत तो बीजम बना करके हम लोग खेती को उसी खाद जो रिप्लेस करके हम लोग पैदा कर सकते हैं। और दूसरा, उसी गौमूत्र से हम लोग उसका छिड़काव करके जो बैक्टीरिया या कीटाणु जो हमारे खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी मारने का काम कर सकते हैं। ऐसा हमारे एक देसी गाय से इतने 5 एकड़ खेती आराम से हो सकती है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग प्राकृतिक खेती करें, जिस तरह पहले हम किया करते थे, और उसी भाव में लौटे। हाँ, निश्चित तौर से प्राकृतिक खेती करने से थोड़ा सा पैदावार हमारी थोड़ा घटेगी, लेकिन कॉस्टिंग भी आज जो कैंसर हो रहा है, जो हमारे असमय मोतियाबिंद हो रहा है, जो हमारे लगातार डायबिटीज है, बीपी है, बहुत घातक बीमारियां जो तरह तरह की हमारी हो रही है, वो सब ये जो रासायनिक खादें और जो पेस्टिसाइड की वजह से हमारा स्वास्थ्य बहुत तेजी से बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से सरकार को लाखों लाखों करोड़ रुपए देना पड़ रहा है, और सरकार उस पर बहुत मजबूत से ध्यान भी दे रही है। आयुष्मान कार्ड बना करके दे रही है, और बहुत सारे योजनाओं के तहत आच्छादित करके लोगों को जनता तक उनकी सुविधाओं पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन हमको भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि हम लोग प्राकृतिक खेती पर उतरे, और निश्चित तौर से हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रकृति के लिए और अपने पर्यावरण के लिए सुरक्षित संरक्षित जागरूक होकर के इस तरह के काम हमको करने चाहिए। लेकिन सर, विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक करवा रहे हैं, अभी भी कितने लोग बेरोजगार हैं, शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो ये इन आरोपों को कैसे पार्टी जस्टिफाई करेगी? आपको याद होगा शायद जितने भी इनके टाइम पर भर्ती हुए विपक्ष जो बोल रहे हैं, ये दोनों सरकारों के टाइम में बात सीधा स्पष्ट बताना चाहूंगा, पहले लिस्ट आती थी, ठीक है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ एक डिस्ट्रिक्ट थे जहां के लोग ही वहां पर सिलेक्शन मिलता था, कुछ विशेष जाति के लोगों को। आज जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से आपने देखा होगा, बिल्कुल एक भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में नहीं कह सकता, पूरे देश में नहीं कह सकता है कहीं पर कोई धांधली हुई है। और हकीकत में उस वक्त तो घोटाले ही किए जाते थे, बड़े बड़े स्कैम निकलते थे, और नौकरियों में पहले से नौकरी बाद पहले होता था, और पहले उनकी अलॉटमेंट पहले हो जाता था कि हाँ भाई इस गांव के इस क्षेत्र के इतने बच्चों के लिए नौकरी निकालो, और भी निकाले आता था, उनको नौकरी समाहित कर दिया जाता था। और अब बहुत सारे अन्याय खर्चे हुआ करते थे, मैं सबका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। हर तरीके का ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जहां पर ट्रांसपेरेंटी हम लोग बरत सके या हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष भाव से भर्ती कर सके, ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई। सभी भर्तियों में
उनके अपने लोगों को कैसे शामिल किया जाए, और सब कितने मुश्किल से 10 या 20% लोग योग्य होते थे, 80% अयोग्य लोगों को भर्ती करने की वजह से हमारी जो काम करने की गुणवत्ता थी वो तेजी से गिरी, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश का विकास रुका। और हकीकत में जब कोई अयोग्य व्यक्ति कोई बड़ी कुर्सी बैठता है तो निश्चित है वहां पर पराभव शुरू हो जाता है, उसको लगातार उसमें गिरावट आती है। ये आप कहीं पर भी देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन देख लो और चाहे घर में देख लो, अगर हमारा जो भी घर का मालिक है उसका अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो हम परिवार अच्छा नहीं चला पाएंगे। ठीक है, और जो मैनेजमेंट जो ऊपर परिवार का मुखिया बैठा है वो ईमानदार है तो निश्चित हो हमारा परिवार भी अच्छा चलेगा, हमारा देश भी अच्छा चलेगा, हमारा प्रदेश भी अच्छा चलेगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दोनों डेड ऑनेस्ट है। कोई एक भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता कि जहाँ कहीं पर भी उन्होंने ऐसा वैसा कोई इस टाइप का किया हो। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं कि इस युग में पैदा हुए जहाँ पर हमको ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री मिले हुए। और बड़े कुल भाव से आप देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश में खास करके जब 17 से पहले क्या हाल हुआ करता था, आप लोगों को महिलाओं को बाहर निकलना मतलब कितना कठिन था। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, लड़कियां जॉब करना छोड़ देती थी, जाती थी, ऐसे ऐसे कमेंट पास होते थे, बेचारी बिल्कुल तलमला रह जाती थी। उनके पेरेंट्स के क्या हाल होता था आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उनको अच्छा लगता था हमारी बेटी पढ़ी लिखी हो करके हमारे घर में बैठी हुई है, हमारी बहू इतनी पढ़ी लिखी हमारे घर में बहू बैठी हुई है। वो उनके पेरेंट्स के बिल्कुल, और बच्चियां डिप्रेशन का शिकार रहा करती थी। लेकिन इस बीच में बेरोजगारी दर भी बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी, खासतौर से युवा बेरोजगारों की बात मैं यही बताना चाहूँ, जब हमारे युवा है तो बेरोजगार कौन होगा? युवा होगा। कितने लोग जो हमारे रोजगार करना चाहते, इतनी सरकार योजना चला रही है, 5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक महिलाओं को मुफ्त में, या देखा जाए तो उनको बगैर ब्याज कर रकम दी जा रही है। ठीक है, और कितनी महिलाएं पर रोजगार जुड़ गई हैं। हम युवाओं को 5 लाख रुपए का बगैर इंटरेस्ट का उनको एक सिक्योरिटी मनी के साथ तो तौर पर या पैसा मिल रहा है। हम कितने बिजनेस नहीं करते, अगर मैं 700 रुपये बिजनेस कर सकता हूँ तो भैया 5 लाख रुपए तो आप भी करोगे, पूरा खानदान करेगा आपका। हम करना क्यों नहीं चाहते? बेरोजगारी तो हमारे इस कल्चर को, माननीय प्रधानमंत्री का ये सोच है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री की सोच है कि स्किल्ड किया जाए। पहले स्किल होती थी जैसे ITI हुआ या पॉलिटेक्निक हुआ, ये 2 साल हुए, 3 साल हुए, और बीटेक 4 साल हुए। क्लियर? अब जो कोर्स लाए जा रहे हैं उस पर बड़ी हमारी भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अब कोर्स ला रही है 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने के कोर्स ला रही है। अब जैसे बहुत सारे 40 टाइप के इस टाइप के हैं जो शॉर्ट टाइम जॉब मतलब स्किल देगी और उस तुरंत जॉब देगी। तो मुझको लगता है कंपनियों को क्या चाहिए, स्किल्ड व्यक्ति चाहिए। बिल्कुल। और जब आदमी 4 महीने के लिए आएगा, आप यहाँ ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग करने में जॉब मिल जाएगी, हर व्यक्ति करना चाहेगा। तो इस पर एक सरकार बहुत तेजी से योजना बना रही है, उस पर एडॉप्ट भी करके ये समर्थ भारत नाम सुना होगा, समर्थ भारत में भी इस तरह का योजनाएं हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लोग मिल करके स्किल करके तुरंत जॉब दे रहे हैं। क्योंकि हर कंपनी को, जितनी बड़ी कंपनी है सबको स्किल व्यक्ति चाहिए, ऐसा कोई कंपनी स्किल व्यक्ति नहीं चाहिए। अगर कम पैसे हमको अच्छा सा व्यक्ति मिल रहा है तो हम क्यों नहीं रखेंगे? तो इस पर बड़ा काम, जैसा आप बता रहे हैं बेरोजगारी, हकीकत बेरोजगारी बड़ी हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन अब सरकार उस पर तेजी से काम कर रही है। और हकीकत में अब हमारे जो बेरोजगारी दर जो पहले बढ़ रहा था, अब उस पर हम लोग कंट्रोल पा करके अब धीरे धीरे उस पर हम लोग कंट्रोल, 1-2 साल लगेगा, लेकिन अब निश्चित जानिए कि हमारा युवा रोजगार से तेजी से जुड़ रहा है। स्टार्टअप पहले कहीं 300 हुआ करते थे, बाद कई हजार, मतलब शायद 22,000 23,000 के आसपास पहुंच गए स्टार्टअप। पहले 200-300 हुआ करते थे। अब कितनी बड़ी प्रोग्रेस हुई है। आज लोग स्टार्टअप खोलते हैं, पहले खुद लगते हैं, फिर बाद में 4-5 लोग रखते हैं, फिर 500 लोग रखते हैं, 5,000 लोग रख ले। तो इस तरह के हमारा सरकार सोच रही है। हकीकत में हमारे सरकार साथ में हमारे जो युवा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सारे युवा उद्यमी वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, रात दिन लगे पड़े हैं। और कुछ लोग हैं जिनको जागरूक होने की जरूरत है, स्किल होने की जरूरत है। अगर वो स्किल हो गए तो ये निश्चित तौर से हमारे पास रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है, बस स्किल की कमी है, मेहनत करने वालों की कमी है,
रोजगार की कमी ना यहाँ है ना कभी होगी। पवन जी, आपके निर्वाचन जो क्षेत्र है उससे एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने जा रही है, SCR जोन भी बन रहा है। आपका खुद जो निर्वाचित क्षेत्र सीतापुर है वो SCR जोन में आता है। सीतापुर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो वहां पर जो बंद हो रही चीनी मिलें हैं, कुछ खोली भी जा चुकी लेकिन अभी भी कई बंद हैं। क्या इसको लेकर आपने सरकार से बात की है या मुख्यमंत्री से बात की है, क्योंकि आपका क्षेत्र है, प्राथमिकता अपने क्षेत्र को लेकर आपकी जरूर होगी। निश्चित तौर से जो पहले हमारी गन्ना, जितनी गन्ना मिले 7 गन्ना मिले के आसपास है, हाँ। एक और अभी कमलापुर में खुलने जा रही है। अच्छा। जो बंद पड़ी थी वो खुलने जा रही है। ओके, ठीक है, तो हमारी जितनी गन्ना मिले हैं उनकी जो पेराई की क्षमता थी वो बढ़ाई गई। अच्छा। वो सभी लोगों ने अपने आप को अपडेट किया, सब पेराई क्षमता बढ़ा दी गई। और दूसरा, उनके जो पेमेंट मोड था वो भी बिल्कुल टाइमली से हो रहा है, समय से हो रहा है। अच्छा। तीसरा, अब गन्ने का मूल्य जो पहले बहुत कम हुआ करता था, 400 रुपए हो गया। अब समर्थन मूल्य अच्छा मिल रहा है। तीसरा, हमारे क्षेत्र में एक बड़ा काम हो रहा है कि हमारे यहाँ अब गन्ना पेराई करके कोल्हू के द्वारा या पेराई करके उसको गुड़ बनाया जा रहा है। तो गुड़ का कोई अगर सौंठ डाल दिया तो उसका रेट दूना हो गया, कोई ड्राई फ्रूट डाल दिया तो 3 गुना 4 गुना रेट हो गया। ठीक है ना। तो हमारे क्षेत्र के लोग, जो युवा लोग हैं, उनको रोजगार इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। गन्ने को पेराई करके गुड़ बना करके पूरे इंडिया में बहुत शानदार तरीके से मार्केट बना लिए हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती भी करने वाले बहुत सारे किसान हैं जो प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं, जिससे हमारे मिलेट्स की खेती बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। मिलेट्स की भी खेती, हमारे मोटे अनाज की खेती हमारे ठीक ठाक हो रही है। गन्ना हमारा मेन है। और दूसरा, हमारे ODUP में दरी आता है। अच्छा। दरी के एक बड़ी ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए लगा करके बड़ा सेंटर खोला, जहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि दरी की बुनाई कैसे चाहिए, बनी की रंगाई कैसे की जाए, उनको सुरक्षित कैसे किया जाए, उसे एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। तो एक बड़ा हब हो सकता है। एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, इस पर बड़ा काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में हमारे यहाँ दरी पर हो, चाहे गन्ना के लेकर के हो, चाहे प्राकृतिक खेती के लेकर के हो, उस पर बड़ा काम किया जा रहा है। तो हमारा जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट वो तेजी से संपन्न हो रहा है, समृद्ध हो रहा है। मतलब व्यवसाय बढ़ रहा है और रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार भी बढ़ेगा। कई हमारे यहाँ मिले भी आ गई हैं, कई हमारे यहाँ फैक्ट्रियां आ गई हैं, कई इंडस्ट्री आ गई हैं। अच्छा। जिसमें कई हजार लोगों को रोजगार सीधा मिला। अच्छा, चूंकि सरकार धार्मिक जो स्थल है उनको भी सुंदर कर रही है, चाहे कॉरिडोर की बात करें, बनारस का महाकाल कॉरिडोर, हर तरह का। उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा है जो कि नैमिषारण्य क्षेत्र है, पूरे दुनिया में फेमस है, वो आपके ही क्षेत्र में आता है, सीतापुर में आता है। उसको लेकर भी कुछ प्लान है, वहां पर भी सुन रहे हैं ऐसा कुछ कॉरिडोर बनने जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है। हकीकत कॉरिडोर बन भी रहा है। अच्छा। और वहां पर मंदिर का और चक्र तीर्थ का, ललिता देवी मंदिर का और व्यास गद्दी का, वहां पर चारों तरफ बहुत बड़े सुंदर सा घाट भी बन गए हैं, रोड बन रही है, मंदिर बन गया है, मेन गेट बन गया है। और सीधा यहाँ से मैं बताना चाहूंगा कि 4 लेन का एक महाराज जी ने कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसका सीधा हमारा चंद्रिका देवी मंदिर होते हुए, हत्यारण होते हुए सीधा वो नैमिषारण्य निकलेगा। ओके। और तो ये जो 4 लेन का रोड निकले, सीधा हमारे सारे जो हमारा 2 एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा वो। तो ये निश्चित जान लीजिएगा, अयोध्या से निकलेंगे तो महादेवा होते हुए, हमारे चंद्रिका देवी मंदिर होते हुए, हत्यारण एक बड़ी जगह है, बहुत अच्छी है। हत्यारण है। हत्यारण होते हुए फिर आप नैमिष पहुंचेंगे, नैमिष के बाद फिर आगे हमारा कॉरिडोर में मिल जाएगा, एक्सप्रेस में मिल जाएगा। तो ये जो सीधा कॉरिडोर निकल रहा है, इसकी वजह से हमारे क्षेत्र के लोगों को बड़ा फायदा होने वाला, जो किसान लोगों को जमीन लैंड पूलिंग चल रही है उसमें। तो निश्चित तौर से एक बड़ा कॉरिडोर होने साथ में, और धर्म और संस्कृति को जहाँ पर जिस देश में सम्मान मिलता है, उस देश की तरक्की, उस देश के संस्कार अपने आप डेवलप होते हैं। उस व्यक्ति की मानसिकता वो तेजी से चेंज होती है राष्ट्र के लिए। और जहाँ व्यक्ति राष्ट्र के लिए सोचना शुरू कर देता है, उस व्यक्ति, उस क्षेत्र की, उस देश की सबसे बड़ी तरक्की होती है। तो अब युवा हमारा राष्ट्र के लिए सचेत है। और जो जेनजी आपने देख रहा होगा, अभी कॉकरोच पार्टी बना करके, तो अब लेकिन कितनी तेजी से एग्जिट हुए, जितनी तेजी से जुड़े उसे तेजी से बाहर हो गए, कारण समझ गए। तो क्या युवा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ये मानते हैं आप? ये हमारा एक मानवीय स्वभाव है कि जब हमारा पानी स्वभाव क्या है, पानी में से नीचे बहता है, ऊपर नहीं चढ़ता है। ऊपर अगर स्वभाव में आपको बैरिकेडिंग करनी पड़ेगी, मेड़बंदी करनी पड़ती है। तो हमारा युवा सरल सहज क्या है, थोड़ी सी बात का इमोशनली अटैच हुआ और खड़ाक से जुड़ गया। जब देखा हकीकत ये सारी बच्चे जुड़ करके वहां पर वामपंथी, ये मार्क्सवादी, माओवादी, नक्सलवादी सब खड़े होकर के अपना अपना झंडा ऊंचा करने लगे, सब फटाक से फिर हमारे
जितने भी थे वो सब बाहर आ गए। अभी उन्होंने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश किया और कहा 2 करोड़ में 2000, 2 करोड़ में 2000 औकात दिखा दिया कि अभी भी हमारा देश संस्कृति, सनातन और अपनी संस्कारों पर टिका हुआ है। तो ये हमारा देश है और बड़ा अद्भुत देश है। इतने साल अंग्रेजों ने राज किया, इतने साल मुगलों ने राज किया, फिर भी हमारे देश की संस्कृति, संस्कार को और हमारी विरासत को क्षत नहीं पहुंचा सकते हैं। निश्चित परेशान तो कर सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। ये हमारी ये ब्यूटी हमारे हिंदुस्तान की। अच्छा पवन जी, एक अभी करंट मुद्दा है अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला, जिसमें कई बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर चुप क्यों है? क्योंकि कुछ भी मुद्दे होते हैं पार्टी का हर नेता खुलकर बोलता है। इस समय कोई नेता भी बयान नहीं दे रहा है। सरकार की तरफ से सिर्फ मुख्यमंत्री अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं, वही अक्सर अपने भाषण में बयान देते हैं। क्या इस पर क्या मानते हैं कि वाकई में ये एक बड़ा मुद्दा है जिसपे पार्टी को थोड़ा नुकसान हो सकता है? मैं दो बताऊं, पार्टी नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, कारण नुकसान करने वाले कौन लोग हैं? जो एजेंसी या जिन लोगों ने, देखिए मैं आप पर ट्रस्ट किया, आप हमारे साथ धोखा दिया। अभी आपने उसमें अभी टीवी पर या चैनलों पर या अखबारों में देखते रहते होंगे, उस लड़की ने उस लड़के को धोखा दिया, उस लड़के ने उस लड़की को धोखा दिया। हाँ, आप सुनते हो? हाँ। जब वो साथ साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ टहलते हैं और साथ जीने मरने की कसम खाते हैं, उसके बाद में धोखा मिल जाए तो ये एक पर्सन टू पर्सन हो सकता है, एक कोई मानसिकता नहीं हो सकती। हमारे हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति उस गलत नहीं सोच सकता है कि चंपत राय बेईमानी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। चंपत राय कहीं ना कहीं गलतियां कर सकते हैं क्योंकि इतने स्मार्ट नहीं है वो पुराने जमाने वाले आदमी। आजकल के बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं उनको पता भी नहीं। उन्होंने विश्वास किया, हाँ उनके विश्वास में धोखा मिला उनको पहले जागरूक हो जाना चाहिए था। एक आध शिकायतें मिली थी तो उस वक्त जागरूक होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि ये हमारे लोग नहीं बेईमानी कैसे कर सकते हैं। उनको विश्वास नहीं होता कि हमारा बेटा कैसे ये गलत हरकत कर सकता है, ये विश्वास ही नहीं हुआ उनको। तो उस वजह से निश्चित मैं कहूंगा कि लापरवाही का शिकार हुए हैं। उस लापरवाही का खामियाजा जितने भी लोग इसमें दोषी हैं, जितने भी लोग इसमें दोष सिद्ध होंगे, किसी को माननीय मुख्यमंत्री बख्शेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री गुस्सा आप जानते ही हैं कि कभी किसी को बख्शते नहीं। कोई कितना भी अपना हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी जात से, किसी भी धर्म से, कोई भी प्रोफाइल का व्यक्ति हो, वो किसी की नहीं बच सकते। लेकिन अयोध्या के लोग तो बहुत नाराज हैं। वो चंपत राय जी से नाराज हैं, गोपाल राय जी से नाराज हैं, कोषाध्यक्ष उनसे नाराज हैं, जितने ट्रस्ट में जितने भी लोग थे उनसे नाराज हैं। उनका सबका ये कहना है कि तो हमारे साथ धोखा है। फिर बता दूं, जब धोखा किसने किया? धोखा किया उन लोगों ने जिन लोग वहां कर्मचारी थे। चंपत राय जी ने धोखा नहीं दिया। नाम तो उनका भी नाम तो आएगा भाई, जब वो हेड होगा तो नाम उसका आएगा। सीधी बात है भाई, जो मुखिया होगा नाम उसका आएगा। लेकिन भाई मुखिया के साथ विश्वासघात हो रहा है। मुखिया हाँ ये गलती जरूर किया उन्होंने कि उन्होंने पहले से जागरूक होकर के उन्होंने विश्वास ज्यादा कर लिया। हाँ, वो एक तो मुखिया की होता है भाई, हर एक नेचर होता है। मैं समझता हूँ मैं ईमानदार, दुनिया ईमानदार होगी। तो इस तरह के उन्होंने सोचा तो वो कहीं ना कहीं उनका सोचना थोड़ा गलत रहा और उनके साथ में धोखा होता रहा और वो उसको नजरअंदाज करते गए, वो देख भी नहीं पाए ऐसी गलतियां हो रही हैं। और लोग भी, हमारा हिंदुस्तान बड़ा विचारवान भी है और बड़ा धैर्यवान भी है और बड़ा क्षमा करने की प्रवृत्ति हमारे हिंदुस्तान में है। जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं और एक बार वो जीता और उन्होंने बख्शा नहीं, तो ये हमारा हिंदुस्तान है, बहुत तेजी से क्षमा करना जानता है कि वो उन गलतियों को क्षमा करना। लेकिन अखिलेश यादव तो पूरे फुल मोड में है। वो कह रहे हैं हम रुकने वाले नहीं है इस मुद्दे पर। अच्छा अखिलेश क्या करेंगे इसमें? वो तो पूरा मोर्चा खोल दिए हैं। टुन्नू यादव पर खोले भाई, है तो टुन्नू यादव ने तो किया भाई। टुन्नू यादव तो नाम के आगे यादव लगना तो क्या गुनाह है आज के समय में? क्या मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं करूँ किसी जात विशेष नहीं कर रहा हूँ। टुन्नू यादव पर खोले, टुन्नू यादव की पूरी गैंग थी इसमें, तो उन पर खोलेंगे। चंपत राय तो खोल लेंगे। चंपत राय ने तो कभी कोई इस तरह को सोच भी नहीं सकता है। चंपत राय के लिए कुछ सोच नहीं सकता है। और चंपत राय के संपत्ति हो चाहे चंपत राय को कोई भी चीज उठा के देख लीजिएगा, वो बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से काम करते हैं और जैसे पहले काम करते हैं तो वैसे आज भी काम करते हैं। वही यो है, थोड़ा सा कड़क आदमी है, तो कड़क व्यक्ति होने की वजह से एकदम से कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ, व्यवस्था घटी और वो यहाँ तो सोच ही नहीं पाया कि हमारे साथ ऐसा धोखा हो सकता है।
हाँ, निश्चित तौर से कि अब उसकी वजह से पूरे देश में जो इस तरह के मंदिर हैं, जो इस तरह के जहाँ पर मठ है, जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उनमें से हर व्यक्ति जागरूक हो गया। अब ऐसी पुनर्घटना न घटे, इस पर हम लोग जरूर कोशिश सारी सरकार और सारी व्यवस्था लोग करेंगे। और हमारे जितने भी मठ मंदिर के जितने हमारे महंत हैं या जो उसके मुखिया हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ जो हो रहा है वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अति विश्वास की घनेरी छांव में पाप पलते हैं, वही वहां पर हुआ। पवन जी, अब हम अपने पॉडकास्ट के एक लास्ट सेगमेंट में, जिसमें हम रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं। कुछ 2-4 सवाल होंगे जिसका आपको एक शब्द में, जैसे रैपिड फायर में होता है, बिल्कुल, त्वरित जवाब देना बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो शुरू करें इसकी? हाँ, हाँ, बिल्कुल शुरू। ठीक। एक शब्द में लखनऊ। बहुत ही तहजीब वाला, बहुत ही खूबसूरत। आपका पसंदीदा नेता। अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा। हमारी माँ। आपके लिए बिजनेस या राजनीति सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा? मुझको लगता है कि अपनी अपनी जगह पर दोनों चैलेंजिंग। अपने अंदर एक कोई कौन सी एक आदत है जिसको आप चाहते हैं कि इसको बदल डालें तो कुछ भला हो जाए? हम उनको लगता है कि जितना पहले सरल सहज थे और सरल सहज बनने की कोशिश करते रहे, सहज सहज तो आप शुरू से थे। और बनते रहे। अच्छा। खाली समय में आपको क्या करना पसंद है? खाली समय में जब मैं होता हूँ तो खाली समय आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन जब होता हूँ तो अपनी नींद को पूरा करता हूँ। अच्छा, आज के जो युवा हैं, जैसे आपने अभी युवाओं पे बहुत कुछ कहा कि फोकस नहीं है और तमाम चीजें हैं, तो युवाओं को कम शब्दों में क्या संदेश देना चाहिए? इतना कहूंगा कि आपके पास कम से कम 12 घंटे का सुबह उठने का, जो भी बच्चा 12 मतलब 20 साल से ऊपर का है, वो उसको कम से कम हमारे पास 12 घंटे का काम होना चाहिए। ना हो तो 8 घंटे तो काम हमको करना चाहिए। आप कुछ भी करें, आप छोटी नौकरी करें, बड़ी नौकरी करें, छोटा बिजनेस करें, बड़ा बिजनेस करें, लेकिन हम घर से निकले और कुछ ना कुछ करें सत्या। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित है, मुझको लगता है कि हमारे देश के लिए अपराध है और तुम अपने लिए भी अपराध कर रहे हो। मैं सबसे बड़ा दोषी उसी व्यक्ति मानता हूँ जो घर में बैठा और सरकार को भी कोसता रहता है, अपने परिवार को भी कोसता रहता है और अपने आप को भी कोसता रहता है। नुकसान उसका अपना ही है। नुकसान खुद का अपना है, तो उसको सोचना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी जनता को क्यों चुने? हाँ, इसलिए चुने क्योंकि अभी पिछले जो परफॉर्मेंस हमारी रही है, 9 साल के हमारे उत्तर प्रदेश के हो और चाहे हमारे 12 साल के केंद्र सरकार के हो, इतनी सारी सुविधाएं जो 70 साल बनाम 9 साल, जो 70 साल में नहीं हुआ हमारी सरकार ने 9 साल में कर दिखाया। कोई एक भी घोटाला नहीं, कोई एक भी भ्रष्टाचार नहीं। और जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देख लीजिएगा, आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि आज हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारे उद्योगपति, हमारे व्यापारी बंधु, हमारे माताएं बहनें इतना सुरक्षित संरक्षित कभी महसूस किया हो। आज हर महिला, हर व्यापारी, हर व्यक्ति, हर किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हर मजदूर या हर गरीब व्यक्ति अपने आप को सम्मानित महसूस करता है कि हमारे को सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है। मुझको लगता है ये जो सम्मान, ये जो उसको गारंटी मिली है अपने आप को जिंदगी जीने का, जो अंदाज जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने या प्रधानमंत्री ने बदला है, उसकी वजह से वो बारंबार वो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। सोते जागते आज हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता भी हैं और जितने हमारे यहाँ मतदाता हैं, वो मतदाता इंतजार कर रहे हैं कब 2027 आए, इलेक्शन हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल करके भारी, जिस तरह हम लोग 17 में हम लोग 300 प्लस थे, इस बार भी हम लोग 27 में भी हम लोग निश्चित जाने 300 प्लस आने वाले। एक सवाल और भी कि फिटनेस का राज क्या है आपके, और ये आने वाले समय में फिटनेस ऐसे ही दिखती रहेगी? ना, मुझको लगता है कि आदमी मन से अगर जो युवा है और मन से अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखता है, योगा प्राणायाम को साथ में अंगीकृत रखता है, अच्छी वीडियो, अच्छी संगत, अच्छे लोग और अच्छी पुस्तक, ये 4-5 अगर हमने मेंटेन कर लिया और अपने आप पर जो पूरा समय 24 घंटे में 1 घंटा अपने ऊपर दे दिया, तो निश्चित तौर से आपकी फिटनेस इस तरह बरकरार रहेगी। तो मैं आगे जैसे भी हूँ और ऐसे 20 साल बाद भी आपको दिखूंगा। अरे वाह हम लोग बूढ़े हो जाएंगे लेकिन पवन जी नहीं। तो पवन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पवन सिंह चौहान जी, जिनकी शिक्षा, राजनीति, उद्योग और बेरोजगारी पर बेबाक राय आपने सुनी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पॉडकास्ट काफी कुछ सिखाएगा और काफी कुछ बताएगा और आपको ये पॉडकास्ट पसंद भी आएगा। आप देख रहे थे पॉडकास्ट विश्रुति।